नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं मीनाक्षी रजक। कांग्रेस के चिंतन शिविर में पहले दिन अहम फैसला लिया गया है। संगठन में कोई भी 5 साल से ज्यादा पद पर नहीं रहेगा और इंटरनल इंसाइट डिपार्टमेंट का भी गठन किया जाएगा। समयबद्ध तरीके से परफॉर्मेंस असेसमेंट मैकेनिज्म बनेगा। बूथ और ब्लॉक के बीच मंडल का गठन भी होगा और संगठन के हर विभाग में 50% युवा होंगे। तो कुछ इस तरीके से कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें ये तमाम फैसले लिए गए हैं कि आखिरकार आने वाले 5 सालों में कांग्रेस का जो स्वरूप है वो क्या होगा। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के देश भर के करीब 400 बड़े नेता इसमें शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक चिंतन शिविर में पहले दिन अहम फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति संगठन में 5 साल से ज्यादा वक्त पर पद पर नहीं रहेगा। साथ ही इंटरनल इंसाइट डिपार्टमेंट का गठन होगा। समयबद्ध तरीके से परफॉर्मेंस असेसमेंट मैकेनिज्म बनेगा। बूथ और ब्लॉक के बीच में मंडल का गठन होगा और संगठन के हर विभाग में 50% युवा होंगे। इसके अलावा बैठक में चिंतन शिविर में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिनमें अगले चुनावों की रणनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या जैसे विषयों पर अलग अलग समूहों में चिंतन होगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार किया जाएगा, ताकि आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा सके। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, तमाम बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं और इंटरनल इंसाइट डिपार्टमेंट के गठन की बात भी कही गई है। पूरे देश भर से 400 नेता चिंतन शिविर में पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, 3 दिन तक ये चिंतन शिविर चलने वाला है। और उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और किस तरह से नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए आगे आए, शिविर में मुद्दे क्या क्या हैं, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने। दिखाते हैं आपको। तो देखिए, कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। देश भर से 400 कांग्रेसी नेता पहुंच रहे हैं। तमाम तरीके की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। और न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? चिंतन शिविर में क्या कुछ होने वाला है? 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर है और इसमें देश भर से 400 नेता पहुंच रहे हैं। बेशक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देश भर के नेता पहुंच रहे हैं और ये चिंतन शिविर वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बार 3 दिनों का चिंतन शिविर है। उदयपुर में चिंतन शिविर शुरू हो चुका है, बल्कि आप कह सकती हैं कि विधिवत तौर से 2:20 पर कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी सभी से मुखातिब होंगी, सभी से बात करेंगी। उससे पहले हमने बताया किस तरीके से राहुल गांधी 12 घंटे का सफ़र तय करके ट्रेन से यहाँ पहुँचे और यहाँ का जायजा जो मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त ठीक इसके पीछे चिंतन शिविर चल रहा है। उससे पहले यहाँ पे मीडिया के लिए एक जगह बनाई गई है और यहाँ पे मेरे साथ जो हैं राजस्थान में जो मजबूत लीडर हैं, जो मजबूत आवाज़ है राजस्थान सरकार के, 2 राज्य मंत्री हैं हमारे साथ और वहाँ कांग्रेस कमेटी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। उन लोगों ने कहा कि न्यूज़ इंडिया से हम बात करेंगे और सीधे हम बताएंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम चीज़ों का हम लोगों ने सूरत हाल बदला है, तरीके ठीक किए हैं। हमारे साथ पराशर साहब हैं। पहले पराशर साहब से, पब्लिक रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, यहाँ राज्य मंत्री हैं। सर, क्या क्या किया आप लोगों ने इस चीज़ों को करने के लिए, चिंतन शिविर को यहाँ चिंतन शिविर? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जैसे ओलंपियाड होता है, एशियाड होता है, तो जगह को लेकर बड़े मारपीट होते हैं कि पहले वो जगह कौन सा हो सेलेक्ट हो, कंट्री कौन सी सेलेक्ट हो, उसके बाद फिर उस प्लेस को बेहतर करने की कोशिशें होती हैं। तो आप लोगों ने उदयपुर को ही क्यों चूज़ किया और यहाँ क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई? देखिए, मैं सबसे पहले तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर हमारे उदयपुर को दिया, हमारे राजस्थान को दिया और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पर भरोसा जताते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की स्वीकृति दे दी।
उदयपुर एक मेवाड़ का एक बहुत बड़ा संभागीय स्तर का शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है, वीरों की धरती रही है। तो मैं समझता हूं कि इस अवसर पर जो 3 दिन तक हमारे कांग्रेस के देश भर के नेता यहाँ आए हुए हैं और वो लोग भी वहाँ पर अभी राज्य होने की वजह से भी ज्यादा नजरें हैं कि अब चुनाव अब 1.5 साल बाद है, चुनाव 1.5 साल लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नहीं, चुनाव 1.5 साल बाद 2 राज्यों में है, 2 लेकिन में है, तो चुनावी तैयारियों को लेकर, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है जो देखा जाता है, क्योंकि देखिए हर कोई अपने विरोधी को देखकर ही नई प्लानिंग करता है और खासतौर पे बीजेपी अभी लगातार 7 साल में बहुत सारे चुनाव जीते गए, तो उसको लेकर किस तरीके से? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो अभी हमारे 1.5 साल के बाद हैं और उससे पहले तो गुजरात के भी चुनाव है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है और कांग्रेस के हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस की मजबूती के लिए आज इस अवसर पर जो मंथन निकलेगा उसके अनुसार कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। आज से तो तैयारियां तमाम की गई है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट भी मौजूद है। डॉक्टर दीपेश कलवार है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपेश आपका। जिस तरीके का ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, G23 के नेता लगातार बदलाव की मांग कर रहे थे। 3 दिवसीय ये जो चिंतन शिविर होने वाला है, कांग्रेस को क्या इससे कोई फायदा नजर आता है आपको? चिंतन शिविर और चिंता शिविर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2013 में भी कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था, लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। कई बार इन्होंने चिंता शिविर कर चुका है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी हाल में ही आपने कई राज्यों का चुनाव हुआ है और उसमें इनको करारी हार मिली है। पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार हुई है। ट्रम्प कार्ड प्रियंका गांधी को देखते थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी और कार्यकर्ता। ये तो है डॉक्टर दीपेश। देखिए, जहां उन्हें फायदा नहीं हुआ है 5 राज्यों में, जिस तरीके से वो हारे हैं, जिस तरीके से गिरावट यहाँ पर देखी गई है, तो ऐसे में ये सारी जो कमियां उन्हें दूर करने की कोशिश इस चिंतन शिविर में की जाएगी। खैर डॉक्टर दीपेश, हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से ये चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है इस चिंतन शिविर को आयोजित करने में? कांग्रेस के महासचिव है और लगातार कांग्रेस मीडिया का प्रभार भी इन्हीं के पास है। सिर्फ 1 मिनट में मैं इनसे बात करूं और 1 मिनट प्लीज। अरे 1 मिनट, अरे यार क्या लाइव चल रहा है यार, मैं लाइव चल रहा है, वही तो बोल रहे हैं। व्हाट इज दिस यार? हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला है। लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से सर एक पार्टी Please understand. There is speech of Srimati Sonia Gandhi going on. With folded hands, I want to say. देखिए, रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे हुए हैं चिंतन शिविर में। पूरे देश भर से 400 बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की स्पीच चल रही है, उसके बाद बात करेंगे। 2 मिनट सोनिया जी की स्पीच हो जाए, उसके बाद मैं आऊंगा। 2 बजे जो कहेंगे वो टिप्पणी देंगे। जी, तो देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अभी सोनिया गांधी की स्पीच चल रही है, उसके बाद मैं लौटूंगा, मीडिया से मुखातिब भी होऊंगा। और ब्रजेश शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से ये चिंतन शिविर का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया गया है, 5 राज्यों में आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए हैं। वो प्रदेश उत्तराखंड, जहां पर ये पूरी तरीके से लग रहा था कि शायद कांग्रेस जीत जाएगी, वहां भी कांग्रेस हार गई। तो ऐसे में ये चिंतन शिविर जो है वो काफी लेट लतीफ नहीं हो गया, पहले ही देख लेना चाहिए था। G23 के नेता इतने बार बोलते रहे कि ये बदलाव संगठन में होने चाहिए, बावजूद इसके कोई बदलाव नहीं किए गए। मैं सिर्फ कोई बात कह रहा हूँ कि चिंतन शिविर जो है, इसमें संगठन पर आप निर्णय करते जा रहे हैं कि संगठन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन कैसे हो। सबसे बड़ी कांग्रेस सामने चिंता ये है, आप कहते हैं कि आप संगठन बन गया, मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, आप कहते हैं कि सब संगठन बन गया, संगठन को यहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन जमीन में कुछ नहीं होता है। आप चिंतन करके नीतियां बना सकते हैं, लेकिन जब तक धरती पर उसका क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि संगठन की तय करें,
संगठन तय करे कि मुद्दे आपके क्या होंगे। बड़े बड़े ऊपर से बैठे हुए लोग, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पीको को लेकर एक चर्चा चलती रही। अब पीके आ जाए, इतनी बड़ी पार्टी लालायित हो जाए कि वही कांग्रेस का उद्धार कर देंगे। है क्या कि यहाँ पर जो नारा दे दिया प्रियंका जी ने कि लड़की है, लड़ सकते हैं, कितने कार्यकर्ताओं से पूछा गया था। यदि कार्यकर्ताओं से पूछा गया था तो फिर उसका निष्कर्ष क्या था? मेरे ख्याल से कार्यकर्ताओं से कोई इसमें राय नहीं ली गई थी और पूरा नारा मुंह केवल गिरा जा करके लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कार्यकर्ता उसी मतलब निकालते रहे। फिर उनको समझाया गया कि साहब ये नारी सशक्तिकरण का सत्यापनों का हथियार बनेगा। लेकिन वही चीज जब कार्यकर्ताओं के बीच से निकलती तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसका जो उसके कार्यकर्ताओं से उसका तारतम्य टूट रहा है, उसका दूरी बढ़ रही है कार्यकर्ताओं से, उसका संवाद खत्म हुआ है, समन्वय खत्म हुआ है। और जब तक संवाद और समन्वय नहीं मजबूत होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, सिर्फ नेताओं का उपस्थित होना जरूरी नहीं है, जो कार्यकर्ता है जमीनी तौर पर उससे भी कांग्रेस को जुड़ना होगा। हमारे साथ कुंतल कृष्ण भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कृष्ण जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग काफी लेट लतीफ है? आपने सुना ब्रजेश शुक्ला जी भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग हारे थे, आपको तभी ये चिंतन शिविर का आयोजन कर लेना चाहिए था, तभी आपको देखना चाहिए था कि आखिरकार अब जमीनी हकीकत कांग्रेस की क्या रह गई है। मीनाक्षी जी, राजनीति में लेट और सवेर की बात नहीं होती है, पर यह तो सत्य है कि 2014 के बाद राजनीतिक रूप से इस देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जिसके कारण हम राजनीतिक रूप से और चुनावी रूप से हम भाजपा से पिछड़ जरूर गए। और आज जो चिंतन शिविर हो रहा है वो इसीलिए हो भी रहा है। मेरे साथी ब्रजेश शुक्ल जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, वो अपनी बात रख रहे थे, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनकी बातों से कोई फायदा आपको नजर में आता है? ये जो चिंतन शिविर हो रहा है, कोई फायदा इसका मिलेगा? चिंतन शिविर का फायदा मुझे और आपको और हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं और इस देश को पूरा का पूरा नजर आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ आपको याद दिला देना चाहता हूं, जानकारी तो आपको होगी ही होगी, 2003 में भी कांग्रेस ने एक ऐसा ही चिंतन शिविर किया था। उस वक्त भी लगता था कि भाजपा की सरकार अजेय है। 2003 का चिंतन शिविर शिमला का और 2004 में सरकार कांग्रेस के इस देश पे आ जाना, 10 साल तक कांग्रेस ने इस देश की सेवा की। इस बार लेकिन आप बहुत आप इस बार लेट हो गए हैं। इस बार आप बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि आपने तो अपने ही नेताओं की नहीं सुनी। जी मुझसे पूछ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, जवाब भी मैं आप ही को दे रही हूँ, किसी और को नहीं दे रही हूँ सर। मीनाक्षी जी, मेरी बात खत्म होने दे पहले आप। हाँ जल्दी सर प्लीज। तो मेरी बात खत्म होने दें, आपने मुझे जो समय दिया है उसमें मेरी बात पहले आप सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल, इस बोलिए। देश में 2014 के बाद एक राजनीतिक दौर चला जिसमें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जिसके कारण कांग्रेस जो कि जन कल्याणकारी राजनीति करती है वो चुनावी रूप से पिछड़ गई है। कांग्रेस का न जनाधार कम, आज भी कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले हैं। सर आप विपक्ष के तौर पर कौन सा सफल हैं? आप वहां पे भी असफल हुए हैं, तो ये मत कहिए कि सांप्रदायिक। ये सफलता और असफलता क्या है? विपक्ष का आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, कुछ कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका अगर आप सही से अदा नहीं करेंगे, विपक्ष का ही दबाव है, बावजूद इसके कल्याणकारी योजनाएं आप लोगों की वजह से हो रही है, लेकिन जो निगेटिव चीजें हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? उन चीजों को क्या रोकने में कांग्रेस बिल्कुल भी सफल हुई है? कांग्रेस रोकने में सफल हुई है। सर आप अपने आप को मजबूत मानते हैं, आप अपने आप को मजबूत मानते हैं? अगर आप अपने आप को मजबूत मानते हैं, अगर विपक्ष अपने आप को मजबूत मानता है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इस देश को ऐसे विपक्ष की, इस देश को ऐसे विपक्ष की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि देश में इतनी चीजें हो जाती है, बावजूद इसके आप लोग अपने अंदरूनी मामलों में ही घुसे रहते हैं, आप अपने अंदरूनी मामले में ही घुसे रहते हैं। खैर, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनवाती हूँ। हम जाति ऐसी चीज है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ ये टारगेट बना देते हैं। दंगों का, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो।
इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक एमएलए 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, बेल हो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक। बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार, लेखक। तो ये हालात बन गए, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। सोनिया गांधी जी सहित 13 विपक्षी पार्टियों ने अपील करी प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री हो, देश में तनाव है, शांति का माहौल है, आप अपील कीजिए शांति की। वो नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहे हैं। नैतिक साथ है ही नहीं तो क्या जुटाएंगे। इन हालातों में देश चल रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर, ये बहुत मुबारक मौका हमारे लिए इसलिए है, 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपने अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वक्त के हैं, अमेरिका के वक्त का संविधान है, दुनिया लोहा मानती है। आज देश कहाँ के कहाँ पहुँच गया आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर। इनको शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, पूरा देश सुन रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत में ला देंगे। मैं कई बार कहता हूँ कांग्रेस मुक्त तो कभी होगी नहीं। कांग्रेस का इतिहास, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत देश के डीएनए की तरह है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस रूप में हमने देखा है यूपीए गवर्नमेंट को ऐतिहासिक फैसले किए उन्होंने भी, पहली बार अधिकार दिया गया लोकसभा के कानून बना करके, चाहे सूचना का हो, चाहे नरेगा का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो। इतिहास में दर्ज है। हमारी खाली कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। और ये इतने झूठे फरेबी लोग हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर से अपने गेस्ट का रुख कर लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी, आपने सुन लिया किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अरे चिंतन शिविर आपका है, चिंता आपको अपने अंदर की करनी चाहिए कि आपके अंदर की जो इतना तनाव चल रहा है, गहमा गहमी चल रही है, उन नेताओं को कैसे शांत करेंगे। सचिन पायलट कहाँ है इस चिंतन शिविर में? मीनाक्षी जी, एजेंडा आप तय, कांग्रेस तय करेगी जी? एजेंडा चिंतन शिविर का आप तय करेंगी या कांग्रेस तय करेगी? मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं किसी की तरफ से पूछ रही हूँ, मैं अपने चैनल की तरफ से पूछ रही हूँ सर, बहुत सीधा सा। कहाँ है सचिन पायलट? मैं मीनाक्षी जी, मुझे बोलने का भी वक्त देंगी। सवाल पे बिल्कुल आपके बिल्कुल, सवाल का मैं मैंने जवाब सवाल देता ही हूं। पूछा है, उसी ये सवाल का कांग्रेस जवाब का चाह रही हूं चिंतन शिविर है मैं मीनाक्षी जी, मेरी बात सुनिए आप। ये कांग्रेस का चिंतन शिविर है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस देश में झूठे फरेबी और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म करके और डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ये है, इस देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन लोगों के ऊपर ऐसे लोग राज करने की सोच रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, उनसे माफी मांगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ये है। और कांग्रेस का अंदरूनी मामला जो है, आप जिस भी व्यक्ति की बात कर रही हैं, आप अपने कैमरामैन को कहें जरा कैमरा ठीक से घुमाएं। कांग्रेस का पूरा लीडरशिप एकजुट होकर के वहां बैठा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता के लिए आज सबसे बड़ी जो मुश्किल है, सबसे बड़ी सोच का जो विषय है वो ये है कि इस देश में धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण कराने वाले इन फरेबियों से इस देश को कैसे आप दिल्ली में रह गए इसलिए शायद आपको पता नहीं है। और दूसरी बात ये, मुझे लगा ये जो आपका चिंतन शिविर है वो G23 के नेता जो आप लोगों को लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं उस पर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधने के लिए चिंतन शिविर कर रहे हैं। देखते हैं आपको कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका चिंतन शिविर ये होना चाहिए कि आपका जो पूरा ढांचा है वो किस तरीके से टूटते जा रहा है।
आती हूँ मैं आपके पास आती हूँ। वो आपका चिंतन शिविर है, आपको जो करना है आप करिए। मैं बिल्कुल नहीं डिसाइड करूंगी। मैं कांग्रेस की प्यारो थोड़ी हूँ, मैं कांग्रेस की प्यारो थोड़ी हूँ, मैं कांग्रेस की प्यारो नहीं हूँ ना सर। नागपुर का डिक्टेशन चल रहा है, बिल्कुल, मैं कांग्रेस की प्यारो नहीं हूँ ना, तो मैं क्यों डिसाइड करूंगी? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मीडिया में आज भी डेमोक्रेटिक स्पेस बचा है। मैं से उम्मीद करता हूँ नागपुर के डिक्टेशन के अनुसार ये देश को चलाने की कोशिश हो रही है। मैं ब्रजेश शुक्ला जी का रुख कर लेती हूँ। मीडिया में आज भी कुछ डेमोक्रेटिक स्पेस बचा हुआ है। ठीक है सर, वो आपके भरोसे के ऊपर है, आप जितना भरोसा करना चाहें कर सकते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, आप बताइए कि जिस तरीके से ये चिंतन शिविर चल रहा है, आपने अशोक गहलोत की अभी सुनी स्पीच सुनी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस को इस बात पर काम नहीं करना चाहिए कि उनके अंदर जो ढांचा जो है उनका जो टूट रहा है उसे मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए? इस चिंतन शिविर से इतना फायदा होने वाला है अगर वो भारतीय जनता पार्टी में निशाना ही साधते रह गए तो? देखिए, कांग्रेस का अपना अधिकार है चिंतन शिविर में अपने मुद्दों को तलाशने का, अपने मुद्दों को विचार करने का, और किस कारण वो हार रहे हैं इस पर विचार करने का। लेकिन एक बात समझना होगा, मैं इस बार चुनाव में जब दौरा कर रहा था तो मुझे लगा कि जो मैं देखता था, कारण क्या है कि आप एक चीज कह के नहीं कर सकते, आपको अपनी रणनीति अपनानी होगी। मान लीजिए कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहा है, उसका काउंटर क्या होना ये तलाशना होगा। और इस एक शब्द से आप वो भी नहीं कर सकते पूरा रास्ता कोई ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीता जा रहा है। जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए दिक्कत है, केवल इस धर्म के आधार पर सारा कुछ वो हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। और अब कांग्रेस यदि सोच रही है कि इस आधार पर चुनाव जीतना कठिन होता है, आपकी अपनी रणनीति होनी चाहिए। विपक्ष क्या कर रहा है उस पर विचार करना चाहिए, विपक्ष से कैसे लड़ना है इस पर विचार करना चाहिए, और फिर अपनी अब सबसे बड़ी बात है यदि आप कहीं भी देखें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जगाना होगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, मुझे लगता है ब्रजेश जी आपकी बात तो मान ही लेंगे, आपकी बात तो मान ही लेंगे कुंतल कृष्ण, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं कांग्रेस की प्यारों के तौर पर बात कर रही हूँ। मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। अभी आपको बताना चाहूंगी कि चिंतन शिविर में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि चिंतन शिविर से बीजेपी चिंतित है। हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने, और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं चिंतन शिविर में, स्पीच देने वाली थी और स्पीच के लिए वो अब पहुंची है। सुनवाते हैं आपको। Members of the CWC, Ashok Gehlot ji, Govind Singh Dotasara ji, friends and colleagues who have come from different parts of the country, I would like to add my welcome to you too. इसको थोड़ा पीछे करना। Chintan Shivir in this historic city with such a glorious heritage has as its theme Nav Sankalp. It gives us an opportunity to discuss amongst ourselves the numerous challenges that the country is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. It is also an occasion to deliberate on the many tasks ahead of us. So it is both a Chintan about national issues and a meaningful Atma Chintan about our party organization. I am well aware that many of our colleagues wanted to be here with us, but we had to limit participation for a variety of reasons. But I'm sure they will understand. And not being here does not in any way devalue
the role they are playing in our organization. Friends, by now it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. It means threatening and intimidating political opponents, maligning their reputation, jailing them on flimsy pretext, misusing investigative agencies against them. It means eroding the independence and professionalism of all institutions of democracy. It means the wholesale reinvention of history, the constant denigration of our leaders, especially Jawaharlal Nehru, and the systematic moves to distort, deny, and destroy their contributions, their achievements, and their sacrifices. It means glorifying the killers of Mahatma Gandhi and their ideologues. It means the blatant undermining of the principles and provisions of our nation's constitution, of its pillars of justice, liberty, equality, fraternity, and secularism. It means turning a blind eye to continued atrocities across the country on weaker sections, especially Dalits, Adivasis, and women. It means using fear to make the bureaucracy, to make corporate India, to make civil society and sections of the media fall in line. It means more empty slogans, diversionary tactics, and utter silence on the part of an ever so eloquent Prime Minister when the healing touch is most needed. It is not just the undermining of our long-cherished values embodied in the Constitution that are now at grave risk. The fires of hatred and discord that are being ignited have taken a heavy toll on peoples, on their lives. This is having serious social consequences, much more serious than we can even imagine. The vast majority of Indians want to live in an atmosphere of peace, of amity and harmony. The BJP, its cohorts and surrogates, want to keep people in a state of perpetual frenzy and conflict. They constantly provoke, instigate, and inflame. We have to combat this growing virus or divisiveness that is being maliciously and mischievously spread. This we must do at all costs. It is imperative to sustain high economic growth,
to provide adequate employment opportunities for the youth. We must generate revenues needed for the welfare programs and improve the standard of living. But the worsening environment on social illiberalism and bigotry shakes the very foundation of economic growth. Starting with the disastrous demonetization on November 2016, the economy has been at a steep downslide. A large majority of MSMEs have been crippled. Unemployment has risen alarmingly, and for the first time, it appears that vast numbers of people have simply given up hope of finding jobs. Whatever support the central government has been able to provide in the past 2 years to people has been on account of most of the UPA programs, and to name just two of them, the Mahatma Gandhi Narega, the employment scheme, and the national food security. The sheer tenacity of farmers and their organization compelled the Modi government to repeal the 3 black laws. The Congress Party stood by them steadfastly throughout their long struggle, both within Parliament and outside. But the promises made by the Prime Minister to the farmers when they withdrew their agitation have yet to be fulfilled. Meanwhile, it looks as if procurement of wheat this year will fall steeply, threatening the very foundations of our national security, food security program. Prices of essential items of mass consumption, like cooking gas, cooking oil, pulses, vegetables, fertilizers, petrol, and diesel, continue their upward march, placing an intolerable burden on crores of families. Public sector companies built up with such careful planning with economic and social objectives in mind by earlier Congress government are now being privatized with a vengeance and to a chosen few. This will have disastrous consequences. Among other things, this means that one avenue for assured employment for scheduled castes and scheduled tribe will get totally closed. अब मैं कुछ बातें हिंदी में कहना चाहूँगी। तो साथियों, हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही है, और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है, इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत
सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है, लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा, और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं है। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए: संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं, न ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है, और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसका नाम संकल्प शिविर 13 मई से चल रहा है, यानी कि आज से शुरू हो गया है। 3 दिन तक ये शिविर चलने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मोदी और उनके सहयोगियों ने पोलराइजेशन को सरकार में स्थायी बना लिया है। तो इस तरीके से सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। इस दौरान उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी उठाया है।
और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश जी, सुना आपने किस तरीके से कहा, यहाँ सोनिया गांधी ने महंगाई का मुद्दा भी उठाया और साथ ही ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वोटों का ध्रुवीकरण किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपने देखा होगा जब भी कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में सीरियल बम ब्लास्ट और दंगा हमेशा होता रहा है। जब से सरकार रही है, जब भी बीजेपी की सरकार आई है, कोई दंगा, कोई सीरियल बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, बेंगलोर में, बनारस में, अनेक जगहों पे धमाके और सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं। अब केवल दिल्ली क्यों भूल गए सर आप? अभी दिल्ली में भी हुआ 2020 में। हाँ। और दिल्ली जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय जनता पार्टी के यानी की, तो फिर ऐसे में दिल्ली क्यों भूल गए आप इधर कानपुर कैसे भूल गए? सीएए एनआरसी को लेकर के इतना बवाल हुआ वहां कानपुर में, वहां पे भी आप ही की सरकार है, ये जगह आप लोग कैसे भूल जाते हैं? आप मध्य प्रदेश को भी याद करिए, किस तरीके से वहां पर अभी हिंसा भड़की, ये सब आप भूल नहीं सकते हैं। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति जब भी हुआ है तो कांग्रेस के सरकार में हुआ है। आपने देखा होगा कि बीजेपी का हमेशा नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम सबके लिए काम करते हैं, किसी तुष्टीकरण के लिए काम नहीं करते हैं। आप लोग अपने नारे पर जो है, जो आपने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही है, इस नारे को लेकर भी आप पर आरोप ये लगते हैं कि जिस तरीके से आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, शाहीन बाग हो, जहांगीरपुरी हो, यहाँ तक आपको बुलडोजर पहुंच जाता है, लेकिन जब बात आती है धनबल वाले लोगों की तो वहां आपका ना तो बुलडोजर घूमता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्रवाई घूमती है। ऐसा बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में देखा होगा कैसे जो पिछले सरकार में भ्रष्ट लोग थे उनके साथ जो कार्रवाई हुई, देश की जनता इसकी गवाह है। और जो चुनाव हुए उसके बाद जो परिणाम आए, तो देश की जनता के लिए जो सही काम हो रहा है वही हम भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। तो आप लोग किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के यही आप लोगों पर सवाल भी उठते हैं, आरोप भी लगाए जाते हैं कि किस तरीके से आप देश को धर्म की राजनीति में उलझा रहे हैं। फिर चाहे वो वाराणसी का मामला हो, मथुरा का मामला हो या फिर आगरा का मामला हो, यही वो कहना चाह रही थी शायद सोनिया गांधी भी कि किस तरीके से पोलराइजेशन किया जाता है यहाँ वोट का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सोनिया गांधी हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति की है। हम ऐसा आगरा हो या मथुरा हो, यहाँ जो जनता की मांग है उस पे काम कर रहे हैं, जो देश की जनता चाहती है वो काम कर रहे हैं। आप देश की जनता की मांग पर काम कर रहे हैं, देश की जनता तो ये भी चाहती है कि महंगाई कम हो, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में अभी चल रहा है, लेकिन भारत में और भी सभी जगहों से, आप श्रीलंका में देख लीजिए, सिंगापुर में देख लीजिए, कितनी चरम महंगाई पर है। वहाँ स्थितियाँ इसलिए खराब हुई हैं क्योंकि उनकी नीति में बदलाव नहीं किए उन्होंने। आप चाहते हैं कि भारत में भी इस तरीके की नीतियाँ आ जाएं जिस वजह से भारत में भी वही स्थिति बन जाए जो पड़ोसी देशों में बनी हुई है। नहीं, पड़ोसी देश इसलिए ज़्यादा आर्थिक तंगी से कमज़ोर है। जैसे भारत में कोई एक ही परिवार का राज हमेशा चलता रहा है, केवल उसी तरह से श्रीलंका में भी देखिएगा किसी एक ही परिवार का हमेशा से सत्ता पे राज रहा है। तो वहाँ भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे हो गया और भ्रष्टाचार के चलते वहाँ आर्थिक स्थिति ऐसी आई। यही कह करके तो आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके लाए देश में कि किस तरीके से 70 साल से एक ही परिवार रूल कर रहा है भारत को। आप लोगों ने बदलाव की मांग उठाई, बदलाव किया, जनता ने आप पे भरोसा जताया, महंगाई के दलदल में आपने उसे झोंक दिया और अब आप पड़ोसी देशों का उसमें शामिल करके उनका आप मुहावरा दे करके या उदाहरण दे करके इस स्थिति से कैसे बच पाएंगे। खैर, कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के यहाँ जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, सोनिया गांधी कह रही हैं कि हमें फिर से पुनर्निर्माण की जरूरत है, हम फिर से आगे बढ़े, इसको लेकर के क्या कुछ समझ में आता है? कांग्रेस का जो ये चिंतन शिविर चल रहा है, कितना फायदा होने वाला है इसको? क्योंकि 5 राज्यों को अगर हम देखते हैं तो 5 राज्यों में करारी हार हुई है। देखिए, 2024 को लेकर के ये चिंतन शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपने 5 राज्यों का परिणाम देख लिया है। अब 2024 में चुनाव आने वाले हैं। देश की जनता हमेशा से कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की है और आने वाला समय में 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा कि कांग्रेस सफाया
कांग्रेस की सफाया हो जाएगी। लेकिन 2024 को लेकर के तैयारियां तो तेज कर दी हैं, अभी से जुट गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी दूर दूर तक नहीं जुटी है। तैयारियां कांग्रेस की तरफ से लेकिन अभी से शुरू हो गई हैं। आप जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, आप जैसे कपिल सिब्बल को ले लीजिए, सलमान खुर्शीद जी को ले लीजिए, जब भी सत्ता आती है वो लोग पावर जब रहता है कांग्रेस की तो वो मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद कभी भी वो जनता के बीच कोई काम करते हुए नहीं देखा होगा, कोई बड़ी रैली करते हुए नहीं देखा होगा, जनता के बीच जाके काम करते हुए नहीं देखा होगा। और जब ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल भी उदयपुर से जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी का संबोधन हम सब ने सुना। सोनिया गांधी यहाँ पर सीधे तौर पर कहते हुए ये नजर आई, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना जमकर साधा है, लेकिन ये भी कह रही है कि साथ साथ की पार्टी संगठन से अपने आप को ऊपर कोई भी ना समझे, यानी कि वो ये मानती हैं कि लोगों के मन में जो व्यक्तिगत हित हैं वो सबसे ऊपर आ गए हैं। इस वजह से आज कांग्रेस हाशिए पर। देखिए बिल्कुल ये सभी को समझने के लिए बहुत काफ़ी है कि कांग्रेस आज अपनी दुर्दशा को रो रही है, तो कहीं ना कहीं कमियां होगी तभी, क्योंकि देखिए कमियों को ही दुरुस्त किया जाता है। जब चीज़ें दुरुस्त हो, बेहतर हो, तो उसका रिजल्ट होता है। और देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी परफॉर्म कर रही है, ये उनका अपना पीठ थपथपाना उनका लाजमी भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को लड़ने के लिए ही ये चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के जरिए चाहते हैं लोग, पार्टी के खास तौर पे वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि एक नई दिशा तय हो और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। और देखिए साफ तौर पे सोनिया गांधी के बहुत सारे बातों में कुछ बातें बहुत खास हैं। उन्होंने एक चीज़ कहा कि पार्टी ने तमाम वर्करों को, तमाम लीडरों को, बड़े बड़े नेताओं को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब लीडरों को देने की बात आती है तो वो भाग खड़े होते हैं या फिर मुंह मोड़ लेते हैं। अब उनको भी अपनी स्थिति तय करनी होगी, उनको भी पार्टी के लिए बहुत कुछ देना तय करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक इंडिकेट कर दूं, और अभी के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। एक सेकंड, पूरी बात सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूँ ये अभी की सबसे बड़ी खबर मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये कहाँ कहा है ये समझिए, और कब कहा है। राजस्थान में मौजूद हैं, राजस्थान में सबको पता है कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रहा है। उस वक्त उन्होंने ये बात कही है, जबकि जो लोग, इसका मतलब है कि जो लोग सत्तासीन हैं, जो लोग सत्ताधीश हैं, जो लोग कायम हैं, कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ उससे मांगी जा रही है, कॉम्प्रोमाइजिंग उनसे कहा जा रहा है करने के लिए जो कहीं ना कहीं पार्टी में उच्च पद पर बैठे हुए हैं। और मतलब साफ है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और लड़ाई यहाँ चल रही सचिन पायलट से। एक तरफ से माना यह जा रहा था कि सचिन पायलट को भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, सचिन पायलट अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, तो कहीं ना कहीं से ये इंडिकेशन है साफ तौर पे। और जो कह रही थी उनके भाव, आपने उनका भाव देखा होगा चेहरे का। सोनिया गांधी को हम लोगों ने 12 साल से देखा है कि बहुत उनके चेहरे का भाव भी बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी होता है। वो साफ तौर पर ये कहते हुए असहज महसूस कर रही थी कि अब पार्टी को भी लोगों को देना पड़ेगा। मतलब साफ है कि जो लोग जिस बड़े मुकाम पे बैठे हुए हैं उनको वो चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसीलिए एक बात और तय हुई है इस बार आज की चिंतन बैठक में, जो बिंदु है जिस पर चर्चा होनी है कि एक आदमी को, पूरे परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। एक आदमी अगर 5 साल चीफ जनरल सेक्रेटरी रहा है तो अगले 5 साल वो जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सकता है, वो सेक्रेटरी होगा या पार्टी में दूसरे पदों पर होगा। तो ये ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जो कांग्रेस पार्टी में आज से पहले नहीं हुई थी। ये भी बात साफ है कि जो लोग एक जगह बैठते थे वो लगातार 20-20 साल तक एक ही पद पे बने रहते थे। अगर कोई जनरल सेक्रेटरी है तो 20 सालों के लिए होता था, अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो 10 सालों के लिए होता था। आपको पता होगा कि 5 साल मतलब लगभग 3 साल तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कमलनाथ ने निभाई है मध्य प्रदेश में। वो चाहते तो कमलनाथ पार्टी के लीडर के मुख्यमंत्री होते होते वो पार्टी का अध्यक्ष पद किसी और को दे सकते थे, लेकिन नहीं, दोनों पद अपने पास रखा था। उसके बाद उनको अब अध्यक्ष अलग हो गए, पार्टी के लीडर अलग हो गए। तो मतलब साफ है कि देखिए कम से कम एक पार्टी में एक पद पर रहने की भी एक प्रक्रिया शुरू हो रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी इंडिकेट कर रही हैं कि पार्टी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, अब लोग पार्टी को देने के लिए तैयार हो जाएं। और वो चीज़ें कहाँ स्पष्ट हो रही हैं? राजस्थान में। कहाँ पे हो रही है? उदयपुर चिंतन शिविर में। और वो कब कहा जा रहा है? जब 3 दिन की चिंतन बैठक चलनी है। तो आप अगर उस समय कैमरा ने मूव नहीं किया, वरना आप सचिन पायलट के चेहरे की आपने मुस्कान पड़ी होती। सचिन पायलट किस तरीके से कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं वो भी आप देखे होते, क्योंकि साफ तौर पे देखिए यहाँ राजस्थान की लड़ाई अगर कांग्रेस को लड़नी है तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी स्टेट है, कांग्रेस का सबसे बड़ा राज्य है ये,
कि अगर राजस्थान गया तो समझिए कि कांग्रेस की पास से सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि मात्र 2 ही स्टेट बचे हुए हैं जिसमें कांग्रेस मजबूत नजर आती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान बड़ा स्टेट है, 1.5 साल पहले तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और इसीलिए आप समझ सकती है कि चिंतन शिविर अगर आज राजस्थान में किया गया है, यहाँ पे बैठक के आयोजन किया गया है, 3 दिनों तक लगातार पूरे कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को यहाँ जुटाव किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं तय है कि राजस्थान की चीज़ें भी बहुत तय होनी है। देश में पार्टी अगले 2023 में जो 7 विधानसभा चुनाव हैं उसमें कुछ इस तरीके से लड़ेगी, उसकी भी तय रूपरेखा तय होनी है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव इस बार है, गुजरात का चुनाव इस बार है, उस पर भी तय करनी है। मैं एक जानकारी और दे दूं आपको कि कपिल सिब्बल को बुलावा भेजा गया था, कपिल सिब्बल नहीं आए। हार्दिक पटेल के लोगों का कहना है कि हार्दिक पटेल को बुलाया गया था, लेकिन हार्दिक पटेल नाराज नजर आ रहे हैं। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी में नाराजगी भी दूर करने की कोशिशें कवायते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक लाइन तय हो, चीज़ें अब कम से कम इस पोजीशन में है कि अगर अब नहीं तो कब, क्योंकि आपको भी पता है। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का एक बयान, बहुत बड़ा बयान था, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसी और मिट्टी का बना हुआ हूँ, मैं सिर्फ 1 बार और 2 बार के लिए प्रधानमंत्री बनने नहीं आया हूँ, मैं जब तक मेरी ताकत है तब तक मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। तो मतलब साफ है कि उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि 2024 में भी वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। तो मतलब एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेता है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को अपनी मजबूती बरकरार रखनी है, दिखानी है, बतानी है कि आखिर वो किस तरीके से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो उनके सामने चुनौतियों भरा है। क्योंकि 2 साल के अंदर कम से कम 11 स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसलिए ये तमाम जो चिंतन मंथन बैठक चलने वाली है, जो चुनौतियां जो सामने हैं, उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती से करना पड़ेगा। आसिफ, जिस तरीके से आपने पूरे विषय पर एनालिसिस किया है, इसमें सवाल ये भी बनता है, जब व्यक्तिगत हितों की बात आती है या फिर पद की बात आती है तो कांग्रेस का हर बड़ा नेता पद के लिए आगे आ जाता है, लेकिन जब मैदान में उतर के चुनावी सभाओं की बात आती है, रैली करने की बात आती है, तो स्टार प्रचारकों की सूची में सिर्फ नाम जाता है। रैली करते हुए यहाँ इनका कोई नेता नजर नहीं आता है। तो ऐसे में पहले तो अंदरूनी घमासान से भी उबरना पड़ेगा, साथ ही साथ लालच जो है यहाँ पार्टी के नेताओं को, उसको भी कहीं परे रखना पड़ेगा, तब जाकर के पार्टी आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल, बहुत लाजमी सा सवाल है आपका और बहुत बेहतर सवाल है, क्योंकि आज के संदर्भ में यही सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि देखिए, इसीलिए इसी तमाम सवालों के जवाब के लिए ही सोनिया गांधी ने ये कहा कि देखिए, पार्टी ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, अब आपको तय करना है कि पार्टी को कैसे क्या देना है। दूसरी तरफ आपने बहुत लाजमी सा बात कही कि जब पार्टी से लेना होता है तब तो ये नेता सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब पार्टी को कुछ देना होता है, खासतौर पर रैली करनी होती है, स्टार प्रचारक की भूमिका निभानी होती है, सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़नी होती है, तब उसमें कोई नज़र नहीं आता है। बल्कि मैं एक बात कह सकता हूँ, और ये बात बहुत सबके सामने विजुअली है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही विंग नज़र आता है सड़कों पर, और वो है यूथ कांग्रेस का विंग। जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, जो भी उनके छात्र नेता है, वो सब लोग सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई नेता नजर नहीं आता। दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो थोड़े भी कह लीजिए, जो भी अटैकिंग मोड में रहे हो या जो भी सवाल जवाब करते हो, वो सिर्फ राहुल गांधी ही अटैकिंग मोड में होते हैं। बाकी नेता बहुत संभल के बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, तब करने की कवायद करते हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, साफ तौर पे है, बीजेपी अगर 2 से आज 300 के प्लस पहुंची है, तो उसके पीछे बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, बीजेपी ने बहुत रणनीति पे काम किया है, बीजेपी बहुत लंबी दूरी तय कर रही है। उसी तरीके से कांग्रेस को भी अगर अपने आप को फिर से रिवाइव करना है, तो बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनको अपनी दिशा को तय करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सिर्फ कह देने भर से कि हमने लड़ाई लड़ ली, ऐसा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन आप जरा सोचिए, कमलनाथ आए हुए हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ भूपेश सिंह बघेल हैं। इन लोगों को अगर पूछा जाए कि इन लोगों ने भी अपनी पार्टी को लेकर क्या-क्या वहाँ पर रणनीतियां बनाई हैं, किस तरीके से, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर जहाँ कांग्रेस पार्टी को चिंतन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर दीपेश, ब्रजेश शुक्ला और कुंतल कृष्ण भी जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, जिस तरीके से ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, चिंतन शिविर के आयोजन में आपने एक बात गौर फरमाई होगी कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो अपनी खामियों पर कम काम करते हुए नजर आ रही है, लेकिन यहाँ निशाना साधते हुए वो बराबर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 की जो ये तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, उसका कितना फायदा मिलता है कांग्रेस पार्टी को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।